हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका आसिम सर। मैं दे रहा हूं PT5 केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज गिवन फॉर द रिएक्शन 4A गिविंग 3B + C इफ डाटा इज गिवन। तीनों डाटा गिवन है -di/dt इक्वल टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 4 है एंड B का dB/dt इज ऑल्सो गिवन एंड ddt ऑफ C इज गिवन ऑल्सो। तीनों डाटा गिवन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3। तो ये जो डाटा गिवन है और ये रिएक्शन के लिए हमको K1, K2 एंड K3 का रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ से क्या होगा, रेट क्या होगा फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। रेट इक्वल टू -1/4 dA/dt इक्वल टू 1/3 dB/dt इक्वल टू dC/dt. This is the rate, but given data is given -da/dt equal to K1 into A का पावर 4 और क्या गिवन है dB/dt equal to K2 into A का पावर 4 and dC/dt equal to K3 into A का पावर 4। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग दिस ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, तो उसमें क्या होगा -da/dt क्या है K1 इंटू A का पावर 4। तो क्या होगा 1/4 इंटू K1 A का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 K2 कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा K3 A का पावर 4। अभी देखो क्या है A का पावर 4 सारे टर्म में क्या है कॉमन है, तो उसको कैंसिल कर दो। तो बचेगा क्या K1/4 इक्वल टू K2/3 इक्वल टू K3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3K1 इक्वल टू 4K2 इक्वल टू 12K3। आ गया K1, K2, K3 का रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर होगा बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है द कंसंट्रेशन ऑफ B एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें B का कंसंट्रेशन निकालना है ऑफ द टू कार्ब्स एज शोन इन फिगर। तो रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रिएक्शन गिवन है A गिविंग NB। और देखो कार में क्या गिवन है, दिस इज द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का हमेशा क्या होता है कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज C0। तो एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 में दिस इज C0 कितना है 0 है। T इक्वल टू T में मतलब इक्विलिब्रियम में यहाँ पे क्या हो गया, मान लिया मैंने X डिसोसिएट हो गया, प्रोड्यूस कितना होगा NX। तो अभी देखो दिस पॉइंट में क्या हो जाएगा, इन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दिस पॉइंट में कंसंट्रेशन ऑफ A और B क्या है, दोनों बराबर है। यही पॉइंट में क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। देयरफॉर इस पॉइंट में क्या कंसंट्रेशन होगा C0 - X इक्वल टू NX। यहाँ से हम X निकाल देंगे, X कितना होगा C0 इक्वल टू NX प्लस X। C0 इक्वल टू N+1 इंटू X। तो X का वैल्यू आ जाएगा X इक्वल टू क्या होगा C0/N+1। अभी देखो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसंट्रेशन ऑफ B बिकम्स NX। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ B एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा NX। व्हाट इज X, N C0/N+1। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ B। कौन से ऑप्शन में है N C0/N+1। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज गिवन a gaseous reaction A2 gas giving B gas plus half C gas shows increase in pressure from 100 mm to 120 mm in 5 minutes। प्रेशर इंक्रीज हुआ 100 से 120 mm 5 मिनट के बाद। The rate of disappearance of A2 is, तो rate of disappearance of A2 निकालना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन है, रिएक्शन A2 गैस गिविंग B गैस प्लस हाफ C गैस। तो इनिशियली प्रेशर कितना है 100, T इक्वल टू T में कितना है 100, 0 एंड 0, ये तो गिवन है ना। T इक्वल टू 5 मिनट में 100 माइनस x by 2, therefore after 5 minute total pressure is given after 5 minute 100 minus x plus x by 2, this given 120। तो कितना होगा 100 प्लस x by 2 इक्वल टू 120, x इक्वल टू 40, कैंसिल आउट हो जाएगा दिस, तो x 120, हाँ x इक्वल टू 40 आ गया। तो अभी पूछा क्या क्वेश्चन में, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2, डिसअपियरेंस ऑफ A2 निकलना है, देयरफॉर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2, डिसअपियरेंस ऑफ A2 निकलना है इक्वल टू माइनस dA2 बाई dt, दिस इज इक्वल टू रेट, यही तो होगा ना। तो देयरफॉर R इक्वल टू माइनस A2 का क्या है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो अभी देखो ये जो A2 का है दिस इज द फाइनल, मतलब आफ्टर टाइम t, माइनस 100 माइनस x माइनस दिस इज द इनिशियल, इनिशियल इज 100, T2 मीन्स 5, अगर ये T1 है ये T2 है, 5 माइनस 0, तो देखते ही यहाँ पे कितना आएगा आंसर। तो रेट इक्वल टू मतलब डिसअपियरेंस ऑफ A2 माइनस 100 माइनस 40, 60 माइनस 100 बाई 5 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 40 बाई 5, दिस इज द 8, तो 8 mm पर मिनट इनवर्स, देयरफॉर ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। ग्राफ गिवन है एनर्जी वर्सेस, ग्राफ गिवन है फ्रॉम द फिगर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन वुड बी। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है क्वेश्चन नंबर 29, तो यही ग्राफ गिवन है। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो पीक लेवल है दिस इज द फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ये, और फ्रॉम प्रोडक्ट टू दिस ये क्या था EB बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, EA दिस इज द बैकवर्ड, दिस इज द फॉरवर्ड एंड दिस इज द डेल्टा S, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पता है डेल्टा S इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो बैकवर्ड के लिए निकालना है, डेल्टा S का वैल्यू गिवन है, डेल्टा E का वैल्यू गिवन है, फॉरवर्ड का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से EB क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा EA फॉरवर्ड माइनस डेल्टा S, व्हाट इज EA फॉरवर्ड, EA फॉरवर्ड इज गिवन 1640 माइनस 120, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1760 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन नंबर 30। द केमिकल रिएक्शन 2O3 गिविंग 3O2 प्रोसीड्स एज फॉलोस। उसका स्टेप गिवन है, द रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी। तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो उसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला रिएक्शन है, ये देखिए फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो है। तो हम लोग को क्या पता है रेट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देयरफॉर R इक्वल टू, तो स्लो स्टेप क्या देगा रेट। तो जैसे क्या होगा, मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K है, K1 मान लो, कुछ गिवन नहीं है, क्या होगा O3 कंसंट्रेशन ऑफ NO, ये नंबर 1 कर दो। अभी देखो क्या है, इंटरमीडिएट को रिमूव करना है, दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेप। नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेप क्या करना है, क्या इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा डिवाइडेड बाय O3, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ O2 निकालना है, सॉरी O,
क्या हो जाएगा, क्या इक्विलिब्रियम O3/O2। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देयरफॉर 1 इम्प्लाई रेट इक्वल टू K1 इंटू O3, व्हाट इज O इंटू K इक्विलिब्रियम O3/O2। ये दोनों मिलके, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक न्यू कांस्टेंट। तो मैंने उसको ले लिया K डैश O2 इंटू O2 क्या हो जाएगा, सॉरी O3 इंटू O3 स्क्वायर। ये जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, O2 माइनस 1। दिस इज द, तो K डैश भी ले सकते हो, उसको K भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में K मेंशन है, तो K इंटू O3 स्क्वायर इंटू O2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज गिवन फॉर द रिएक्शन 2A plus B giving C plus D, measurement of the rate of the reaction at varying concentration are given below। तो ये डाटा गिवन है, यहाँ से द रेट लॉ इज देयरफॉर, तो रेट लॉ क्या होगा निकालना है, उसके लिए बहुत एक जबरदस्त शॉर्टकट है। तो कैसे करेंगे, देखो ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो मुझे रेट नहीं पता है, यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखो क्या करना है, रेट इक्वल टू, ले लो रेट K इंटू, ऑर्डर पता नहीं है तो A का रेस्पेक्ट में मैंने X ले लिया एंड B का रेस्पेक्ट में Y ले लिया, X एंड Y। अभी काम क्या करना है, शॉर्टकट में करना क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक में एक का कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट और दूसरा कंसंट्रेशन क्या करना है, चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे देखो सीरियल नंबर 1 एंड 2 में देखो कंसंट्रेशन ऑफ A इज सेम, यहाँ पे कितना था 0.01 0.01, यहाँ पे B का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया। कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A इज कांस्टेंट, ऐसे लिखना है, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A इज कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ B बिकम डबल। अभी देखो जब भी B का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, रेट क्या हो गया, डबल हो गया। कंसंट्रेशन डबल करने से उसमें नो सेंस, रेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो जब भी रेट डबल हो गया, अगर कंसंट्रेशन डबल किया, यहाँ पे देखिए B का कंसंट्रेशन जब डबल कर दिया तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो Y का वैल्यू कितना होना चाहिए, रेट बिकम डबल्स, तो ये 2 टाइम्स हो गया, उसका पावर 1 होगा, तब ये क्या होगा, रेट डबल होगा। देयरफॉर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B इज 1, देयरफॉर Y इक्वल टू 1। हो गया ना, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, अब 2 और 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे B का कंसंट्रेशन, पहले मैंने क्या बोला था, A का कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट मान लिया था, अब B का मान लेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहाँ है, इधर देखिए सीरियल नंबर 2 में है, B का कंसंट्रेशन कितना है 0.020, इधर क्या है, B का कंसंट्रेशन फिक्स्ड है। जब B का कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, A का क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो ये कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। मतलब कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B इज कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ becomes 3 times, रेट becomes 9 टाइम्स। अभी देखो B का कंसंट्रेशन मैंने क्या किया, A का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया, 3A, B का तो चेंज हुआ नहीं। तो अभी देखो रेट कब 9 होगा, उसका पावर कितना होना चाहिए, 3 को कैसे हम 9 बना सकते हैं, स्क्वायर करने से, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू इनिशियल रेट R1 होगा ना। देयरफॉर ऑर्डर A is 2, X equal to 2, therefore rate equal to K into A का पावर 2 and B, this is the rate। कौन से ऑप्शन में मिला आंसर, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A is the correct answer, A is the correct answer। next question number 32, vapor phase diagram for a solution is given below, for dotted line represent deviation, dotted line correct observation for this solution। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन दिखे आप, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है।
तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ये होता है। तो नंबर 1 ऑप्शन जो गिवन है उसमें क्या है? 0.1 मोलर ग्लूकोज, तो उसके लिए I इक्वल टू होता है 1, ग्लूकोज के लिए I इक्वल टू 1। तो डेल्टा टी एफ कितना होगा? 1 इंटू के एफ इंटू 0.1 के एफ। ओके, फिर नंबर 2 0.2 मोलर यूरिया, यूरिया के लिए I कितना होता है? दिस इज ऑल्सो 1, देयरफॉर डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1 इंटू के एफ इंटू 0.2 के एफ। फिर नंबर 3 में क्या है? NaCl 0.1 मोलर NaCl, NaCl के लिए I कितना होता है? 2 Na प्लस Cl माइनस I इक्वल टू 2, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 2 इंटू के एफ इंटू 1 0.2 के एफ। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 में क्या होता है? नंबर 4 इज 0.05 मोलर CaCl2, I इक्वल टू 3, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 3 इंटू के एफ इंटू दिस बिकम्स 0.15 के एफ। अभी देखो, जिसका टी एफ सबसे कम होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? नंबर 1 का होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था 1, फिर क्या होगा? उसके बाद होगा ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद 3 और 2 का बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पूछा, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटीज डिपेंड्स बट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन डाटाबेस क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm of Hg when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of solute in solution is 0.2. What would be the mole fraction of solute if decrease in vapor pressure is 20 mm of Hg? क्वेश्चन नंबर 35, हम लोग को पता है डेल्टा P बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स सोलवेंट। तो यहाँ पे डेल्टा P कितना गिवन है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 10 बाई पी नॉट इक्वल टू नंबर 1 0.2 इज गिवन। अब जब 20 लोअर हुआ वेपर प्रेशर तो कितना होगा ये निकालना है। ये मान लिया मैंने x2 नंबर 2, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई 2 10 बाई पी नॉट बाई 20 बाई पी नॉट इक्वल टू 0.2 बाई x2। दिस इज कैंसल आउट, 1/2 2, x2 इक्वल टू 0.4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ देखते हैं। 36 क्या दिया गया है? यहाँ पे ईथर का हाइड्रोलिसिस किया गया है और पूछा है कि पी क्या बनेगा हमारे पास। तो जो हमारे पास ईथर दिया गया, देखिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड और ये O C2H5 है ना, CH2 और CH3। इसका हाइड्रोलिसिस किया गया H3O पॉजिटिव। तो सबसे पहले H+ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे H+ जाएगा और ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से देखिए O और ये बन गया C2H5 लिख देता है यहाँ से, तो ये बन गया आपके पास ऑक्सोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके केस में क्या होगा? अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या अनस्टेबल। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो अगेन बनने वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री उतना कुछ खास स्टेबल होता नहीं है। तो यहां से खुद वाटर मॉलिक्यूल है ना, यहां से खुद वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बन पे अटैक करके इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्या बाहर निकल गया? साइक्लोहेक्सीन और यहाँ पे ऑल है ना, और यहां से आपके पास बन गया C2H5OH। ये अल्कोहल बन चुका है, यहाँ से इथेनॉल और यहाँ से दूसरा अल्कोहल ये बन गया।
अब ये इनॉल है, ये खुद को टॉटोमराइज करेगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जब ये खुद को टॉटोमराइज करेगा इनॉल से तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन दैट मींस कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बन गया आपके पास और दूसरा मॉलिक्यूल बना आपके पास इथेनॉल। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही होगा, दैट मीन्स 36 का ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ से इथेनॉल बन रहा है ETOH और साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या फाइंड करना है, द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर, जो कि एक्सेस में दिया गया है, विद सैलिसिलिक एसिड, है ना, सैलिसिलिक एसिड से रिएक्शंस कराएंगे ब्रोमीन वाटर का, तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपका सैलिसिलिक एसिड होता है फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COH, है ना। अगर मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराऊं Br2H2O जो कि एक्सेस में दिया गया है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, देखिए यहां से इसके एक ऑर्थो और एक पैरा पे तो Br लगेगा ही, दैट मीन्स यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br तो लगेगा ही, ब्रोमिनेशन यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो जाएगा और सैलिसिलिक एसिड के केस में यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे COH के जगह पे SO3H भी होता तो वहां से डीसल्फोनेशन होता, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और आपके पास 3 Br दैट मींस ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 37 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या फाइंड करना है, यहां से बताना है कि आपके पास P क्या बनेगा, यहां से आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो आपके पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया गया है बेंजीन, यहाँ पे दिया गया आपके पास साइक्लोहेक्सेन और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल है। तो यहाँ पे क्या कराया गया, सॉरी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन है, बिकॉज यहाँ पे असाइल क्लोराइड दिया गया है CH3COCl एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में, सेकंड स्टेप में H2O का सोर्स दिया गया, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन कराना है। तो यहाँ से देखिए बेसिकली यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल आपका CH3CO पॉजिटिव ये बन गया है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कुछ ऐसा यहाँ पे 5 मेंबर करेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपके पास 5 मेंबर करेंगे है? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, हमने यहाँ पे 6 मेंबर बना दिया था। तो यहाँ से जब यहाँ से आपका फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन पे आएगा यही आपको डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे ये जो बेंजाइलिक कार्बन है यहाँ पे 2H है, दैट मींस इसका हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा। अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे काम करेगा, ये ऑर्थो पे, ये वाला ऑर्थो तो ब्लॉक है, यहाँ तो आएगा नहीं इलेक्ट्रोफाइल, ये ऑर्थो और यहाँ पैरा भी ब्लॉक है, दैट मींस जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफाइल है कौन, CH3CO। तो देख लीजिए CH3CO को इस कार्बन पे लगा देना है, बस रिएक्टेंट देखने में बल्कि लग रहा है, रिएक्शन में कुछ भी दम नहीं है। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, यहाँ से जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना वो इस पूरे कंपाउंड के इस कार्बन पे आके लग जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए आप, यहाँ से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बन गया आपका, ये 5 मेंबर का रिंग था और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन और यहाँ पे लग गया आपका इलेक्ट्रोफाइल CO और CH3, ठीक है। तो बस देखने में बहुत बल्कि है, आसानी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो 38 का ऑप्शन से फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में फाइंड करना है A और A के बाद जो B बनेगा उसको फाइंड करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है अगेन वो कौन सा है, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन ही है। यहाँ से बेंजीन का केमिकल रिएक्शन कराया गया इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस में AlCl3, तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl को बाहर निकाल लेगा, तो जो बनने वाला कार्बोकेटायन होगा इसके केस में जो बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होगा ये होगा, है ना। अब इसका असाइलेशन होगा बेंजीन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से बन गया आपके पास ये वाला कंपाउंड, है ना, ये एसीटोन बन गया, मतलब कीटोन बन गया बेसिकली। अब यहाँ से इसका केमिकल रिएक्शन कराया गया NH2NH2, कौन सा रिएक्शन है, रिएजेंट को देख के ही आपको पहचान जाना चाहिए, ये है आपके पास उल्फ-किर्चनर रिडक्शन। उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटा के, दैट मींस एल्डिहाइड कीटोन्स का रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन एल्केन्स में करता है, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा आपका N प्रोपाइल बेंजीन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मतलब पहला रिएक्शन कौन था, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, दूसरा उल्फ-किर्चनर रिडक्शन जहां से एल्डिहाइड कीटोन्स रिड्यूस होते हैं एल्केन्स में, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या बनेगा। बेंजीन दिया गया है और पूछा है, हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया गया है, पूछा है कि यहाँ से आपका कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन का केमिकल रिएक्शन कराया गया, आपके पास एक एल्कीन दिया गया है और एल्कीन पे यहाँ पे आपका इसका रिएक्शन कराया गया HF के साथ,
ठीक है, ठीक है, यहाँ पे HF है बेसिकली, HF के साथ रिएक्शन कराया गया। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपका एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा। अब यहीं पे H+ आएगा तो ये बन गया CH2। ये क्या था, यहाँ पे देखिए ये था CH2 है ना, ये बन गया H+ को एक्सेप्ट करने के बाद CH3। अब यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन बन चुका है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और बेंजीन के ऊपर अटैक करके कौन सा रिएक्शन शो करेगा, ARSC, सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, है ना, ये रिएक्शन शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कुछ नहीं करना है, इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के ऊपर लगा देना है। तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये है आपके पास बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ले आके लगा दो तो ये आपका बन गया CH3, है ना, यहीं पे था CH3। दैट मीन्स ARSC रिएक्शन हो गया। नॉर्मली इसका यूज करके हमने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया और इलेक्ट्रोफाइल को इस बेंजीन के ऊपर अटैक करा के ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया है। दैट मीन्स देखिए यहाँ से 40 का ऑप्शन नंबर बी ही सही है, आपको COD देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हालांकि देख लेते हैं। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 40 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, है ना, और COD देखिए नहीं, यही बनेगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ना, यहाँ पे अब किसी का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में फाइंड करना है कि आपके पास P क्या बनेगा, एसिडिक मीडियम दिया गया है। तो देखिए जो आपके पास यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे अल्कोहल भी है और यहाँ पे आपके पास साइक्लिक कीटल भी दिया गया है ना, और इसका रिएक्शन कराया गया एसिडिक मीडियम में हीटिंग करने के साथ साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो होगा और यहाँ से ये आपका जो साइक्लिक कीटल है ये कीटोन में चेंज होगा, पेरेंट एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। जब मैं कीटल्स का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो उसके केस में आपका पेरेंट एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और जब यहाँ से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से जो आपकी एल्कीन बनेगी, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, तो ये आपके पास ये वाली एल्कीन बन गई। और इसका जब इसमें बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इधर लगाऊंगा OH और इधर लगाऊंगा H, इस बॉन्ड को अगेन ब्रेक करके इधर लगाऊंगा H और इधर लगाऊंगा मैं OH, यहाँ पे क्या लगाऊंगा OH, ठीक है। तो यहाँ से एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होंगे तो अगेन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, कीटोन। यहाँ पे आपके पास कीटोन बन गया। अगेन यहाँ से कीटोइनॉल, है ना, अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ये H+ निकल जाएगा। दैट मीन्स जो कंपाउंड बनेगा वो आपका फिनॉल हो गया। क्या हो गया, फिनॉल। 41 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, 41 का ऑप्शन डी, है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या फाइंड करना है कि कंपाउंड बी क्या बनेगा, जो कि एस्प्रिन है, वो बी का बताना है कि बी क्या बनेगा। एस्प्रिन यहाँ पे कौन सा, अगर आपको मालूम है कि एस्प्रिन कौन है तब तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है फिनॉल का CO2 के साथ एसिडिक मीडियम फॉलोड बाय बेसिक मीडियम फॉलोड बाय एसिडिक मीडियम, तो वो आपका रिएक्शन है फिनॉल का कोल्वे-स्किमिट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कोल्वे-स्किमिट, जहां से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। CO2 NaOH फॉलोड बाय सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या ले लिया गया, H+, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप। कोल्वे-स्किमिट रिएक्शन, कोल्वे-स्किमिट रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, किसका, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहां से हो चुका है। अब मैं इसका कराऊंगा असाइलेशन एनहाइड्राइड का यूज करके। अगर मैं इसका असाइलेशन कराऊंगा तो फिनॉल के ऑक्सीजन पे असाइलेशन होगा, शॉर्टेन-बर्मन रिएक्शन है ना। तो यहां से आपके पास एस्प्रीन का फॉर्मेशन होगा COCH3 और यहाँ पे आपके पास COH, ये आपका बन गया एस्प्रीन। क्या बन गया, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 42 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके। एस्प्रीन आपका बी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या फाइंड करना है, फिनॉल का केमिकल रिएक्शन कराएगा क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना, अल्कोहलिक OH के साथ, तो सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये एक फेमस केमिकल नेम रिएक्शन है किसका, फिनॉल का, जिसको हम बोलते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन, है ना। और पूछा है कि रीमर-टीमर रिएक्शन में आपके पास इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो जो रीमर-टीमर रिएक्शन होता है ना उसके केस में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, जब ये क्लोरोफॉर्म एक्वस या फिर अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा उसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है रीमर-टीमर रिएक्शन में। और होता क्या है, फिनॉल से आपका सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होगा, किसका, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसके ऑर्थो कार्बन पे कौन लग जाएगा, CHO, तो डाइक्लोरोकार्बिन, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा CCl2। तो 43 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 43 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, जहां से कार्बिन का फॉर्मेशन होगा, अपना फेमस पॉपुलर रीमर-टीमर रिएक्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 में ये पूछा है कि एक हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया गया, उसका नाइट्रेशन कराया गया, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो जो आपके पास कंपाउंड दिया गया ये बेसिकली देख लीजिए ARSC रिएक्शन है, NO2 एज एन इलेक्ट्रोफाइल आके इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा
तो यहाँ से क्या बनेगा यही बताना है। इसका नाइट्रेशन कराना है, डेट मीन्स यहाँ से जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, आप जानते होंगे ना, CONCHNO3 प्लस H2SO4 है ना, मोनो नाइट्रेशन कराना है, तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिंग पे अटैक करेगा, लेफ्ट वाले रिंग पे कि राइट वाले रिंग पे, है ना। राइट वाले रिंग पे ये अटैक करेगा बिकॉज इसका प्लस M इफेक्ट काम कर रहा है ना, इसका क्या काम कर रहा है, प्लस M इफेक्ट, और इसका माइनस M इफेक्ट काम करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, है ना। तो CO का कार्बोनिल का माइनस M इफेक्ट काम करेगा और ऑक्सीजन का प्लस M, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस बेंजीन रिंग के ऊपर होगा। ओके, अब तो ये तो फिक्स हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल NO2 इस राइट वाले बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा। अब या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। अगर ये NO2 ऑर्थो पे आएगा तो यहां से इसका क्राउडिंग होगा, डेट मीन्स NO2 कहां पे आएगा, मेजर क्या बनेगा जब वो पैरा पे आके लगेगा, बिकॉज पैरा पे बिल्कुल भी क्राउडिंग नहीं है, ऑर्थो पे ये पूरे ग्रुप का ये आपका क्राउडिंग होगा। डेट मीन्स बनने वाला कंपाउंड आपका कौन सा हो जाएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 वो कहां पे अटैक करेगा, वो राइट वाली बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, बिकॉज राइट वाले बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके प्लस M की वजह से ज्यादा है, और NO2 ऑर्थो पे नहीं आएगा बिकॉज क्राउडिंग होगा, कहां पे आएगा, पैरा पे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 44 का जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है, एनिलीन का केमिकल रिएक्शन है NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो यहाँ से आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर उसका केमिकल रिएक्शन कराया गया फिनॉल के साथ, दैट मींस कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो देखते हैं पहले क्या बनेगा, फिर ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका दिया गया है एनिलीन NH2 और इसके पैरा पोजीशन पे CH3, इसका रिएक्शन कराया गया NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, या फिर आपको लिख के दे सकता है HNO2, दोनों में से कोई भी लिख के दे सकता है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड भी दे सकता है। तो यहाँ से आपका सबसे पहले NH2 है ना, ये NH2 है, NH2 यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब N डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव और यहाँ पे Cl निगेटिव। अब इसका केमिकल रिएक्शन कराया गया फिनॉल के साथ, है ना, तो कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यहां से इसके पैरा पोजीशन से इस नाइट्रोजन पे अटैक होगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इसके पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। दैट मींस बनने वाला कंपाउंड आपका हो गया कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बाद ये बन गया N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग, इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH3। ओके, ये आपका डाई बन गया जो कि मे बी ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। तो 45 का ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ये आपका कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बाद बन गया क्या, 45 का ऑप्शन नंबर, 45 का ऑप्शन नंबर है आपके पास बी, ठीक है ना। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी कपलिंग रिएक्शन के बाद बन गया, 45 का बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या फाइंड करना है हमको, अकॉर्डिंग टू हकल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, द वैल्यू ऑफ n फॉर एंथ्रासिन, है ना। एंथ्रासिन क्या होता है पहले बताइए, एंथ्रासिन होता है कॉन्टिन्यूअस 3 बेंजीन रिंग, है ना, ये आपका बेंजीन, ये नेप्थलीन और ये आपका हो गया आपका एंथ्रासिन, है ना। तो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू हक्केल रूल 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ से बताइए, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है 3 2 5 2 7, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितना 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब n की वैल्यू क्या रखे ताकि ये 14 हो जाए, n = 3 होगा ना, 4 × 3 + 2, 4 × 3 + 2, दैट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो n की वैल्यू होगी एंथ्रासिन के लिए वो होगा 3, n = 3। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में ये बताया गया है कि यहाँ पे आपके पास बेंजीन है जिसका केमिकल रिएक्शन कराया गया Cl2 HMu के प्रेजेंस में, तो गैमेक्सिन का फॉर्मेशन होगा। और ये पूछ रहा है कि गैमेक्सिन में टोटल Cl कितने होते हैं। अगर आपको नाम नहीं मालूम कि गैमेक्सिन, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन Cl2 HMu जो कि एक्सेस में है इसके साथ कराऊं तो यहाँ से जो गैमेक्सिन बनता है वो गैमेक्सिन बनता है आपके पास ये Cl, 6 Cl होंगे 6, ये आपका गैमेक्सिन बन गया। इसका कॉमन नेम लिंडेन भी होता है ना, इसका कॉमन नेम लिंडेन गामा 666 भी होता है ना। तो टोटल Cl कितने होंगे गैमेक्सिन में, ये आपका गैमेक्सिन है। आसान क्वेश्चन था, अगर आपको मालूम है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करा लेंगे गैमेक्सिन, तो यहाँ से आपके टोटल Cl कितने आ जाएंगे 6, टोटल Cl होगा 6। तो 47 का
इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपका आंसर हो गया 6। गैमेक्सिन में 6 Cl होते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 इंटीजर टाइप क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन हैज यूनिट्स लीटर पर मोल पर सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग को पता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अभी देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल टू 1 तो k का यूनिट क्या होगा सेकेंड इनवर्स। फॉर सेकेंड ऑर्डर n इक्वल टू 2 तो क्या होगा k इक्वल टू लीटर पर मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are। वेपर प्रेशर इज गिवन। 49 क्वेश्चन नंबर। वेपर प्रेशर इज गिवन P नॉट A इक्वल टू 450 mm, P नॉट B इक्वल टू 700 mm, Hg at 350 Kelvin respectively. Total vapor pressure of the liquid mixture is PT is given 600 Hg. If mole fraction of B is XB is given, what is XB? X by 10 तो XA क्या होगा 1 माइनस XB 1 माइनस X by 10 तो क्या हो जाएगा 10 माइनस X by 10। Therefore हम लोग को क्या पता है PT इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। PT is given 600, this is given P नॉट A 450, what is XA 10 minus X by 10 plus P नॉट B is 700 X by 10 हो गया 6000 इक्वल टू 4500 माइनस 450x प्लस 700x 1500 इक्वल टू 250x x इक्वल टू 6 तो 6 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। मोलरिटी ऑफ ए गिवन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 3 मोलर। मोलरिटी गिवन है क्वेश्चन नंबर 50। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो यहाँ से करना क्या है नॉर्मेलिटी निकालना है। तो देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो 3 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हो मतलब n फैक्टर इक्वल टू 3। हम लोग को क्या पता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर इक्वल टू नॉर्मेलिटी। देयरफॉर नॉर्मेलिटी इक्वल टू 3 इंटू 3 9, आंसर इज 9। थैंक यू।